हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर फॉर सीएफए लेवल 1। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू रीडिंग, एक नया सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप इसको। और आज हम शुरू जो कर रहे हैं वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। एक ही रीडिंग है यहाँ पे। रीडिंग का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। वेल, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का पूरा जो यूनिवर्स है वो आपके सामने एक्सपोज होगा। यू विल लर्न very basic details about alternative investments, but you will know the magic of alternative investments today. आप ये सीखेंगे कि alternative investments किस तरह आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। What are the benefits of investing in alternative investments and what are the possibilities where you can invest? तो यस, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होने वाला है। जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि यार ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं मालूम, तो चिंता मत कीजिए। ये पूरी की पूरी रीडिंग इंस्टीट्यूट ने फैंटास्टिकली डिस्ट्रीब्यूट की हुई है इन लर्निंग आउटकम्स, और हर लर्निंग आउटकम में आप हर चीज एकदम डिटेल में धीरे धीरे सीखेंगे। एंड दैट इज वाई यहाँ पे शुरुआत होगी सबसे पहले कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हाउ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके हम थोड़े बहुत डिटेल्स तक जाएंगे। अगर मैं बात करूं एज अ सब्जेक्ट, देन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इज परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़े डिटेलिंग्स हैं, थोड़ी बहुत ऐसे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स वक्त वक्त पे आते रहेंगे जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा, सो दैट यू कैन लीव इट ओवर टू मी। वो मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना, बट बात बाकी दिस इज अ वेरी गुड रीडिंग। और अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे तैयारी करने जा रहे हैं तो एक बात समझ लो, माइक्रो लर्निंग पे एम्फेसाइज कीजिएगा। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। वी आर स्किपिंग एनी सिंगल लाइन। मैं भी अगर समझा नहीं रहा हूं तो यही समझ लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सो आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम माई नोट्स सो दैट यू ऑलरेडी हैव। तो बस उसी के साथ शुरुआत करेंगे। Also, one important announcement here that alternative investments में we are going to give you one video per learning outcome. This is how we do it, correct? हम आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कभी भी प्रेशर नहीं डालेंगे कि भाई एक बार में बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है। सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल मेक वन वीडियो पर लर्निंग आउटकम। इससे ये हो सकता है कि कुछ वीडियोस 15-20 मिनट के बने, 15-20 मिनट्स के बने, कुछ हो सकते हैं 5-6 मिनट्स के भी बने, बट देन एक ओवरऑल अच्छा पैकेज बनेगा जिसमें हम करीब 10-11 वीडियोस बना करके आपके लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। Clear? So let's get started. Let's start with our journey. In this first video part, I am going to teach you about learning outcome A. लर्निंग आउटकम ए में प्राइमरीली जिस चीज के ऊपर में हमें बात करनी है वो यही है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट कैसे है। पूरा बेस धीरे धीरे बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो भाई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या है? वेल, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वही सब इन्वेस्टमेंट्स है जहां आमतौर पे हम सब इन्वेस्ट करते हैं। आमतौर पे हमारा पैसा कहां पड़ा रहता है कि भाई सेविंग्स अकाउंट में रहेगा, और कहां रहेगा? करेक्ट। चलो छोड़ो, थोड़ा बहुत कोई एफडी वगैरह कर लिया या वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट कर लिया विच इज कंसिडर्ड कैश इक्विवेलेंट। करेक्ट। या तो कैश में ही रहेगा हमारे पास, या फिर मैं कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज द पॉसिबल फर्स्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। दूसरे, इसके अलावा हम थोड़ा बहुत इक्विटीज में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है, एंड दैट टू डायरेक्ट। करेक्ट। तो यहां पे हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं इन पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स, अगर लिए तो इनडायरेक्ट और खुद से लिए तो डायरेक्ट। ये दोनों यहां पे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हम डिबेंचर्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डिबेंचर्स को हम कहते हैं पब्लिकली ट्रेडेड डेट। करेक्ट। तो ये तीन तरह के प्राइमरीली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओनली लॉन्ग पोजीशंस आर इंक्लूडेड, क्योंकि आप सबको पता है आमतौर पे शॉर्ट पोजीशन इज नॉट अलाउड इफ यू आर गोइंग इनटू द कैश सेगमेंट। तो कैश सेगमेंट में शॉर्ट पोजीशन लेना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में तीन एरियाज पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम यही कहेंगे कि आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशंस हैं एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। नंबर 1, दीज आर ओनली लॉन्ग ओनली इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन नॉट शॉर्ट इट हियर। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट तीन एरियाज के आगे नहीं है। नंबर 1 इज कैश, नंबर 2 इज पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स, एंड नंबर 3 इज पब्लिकली ट्रेडेड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो कुछ भी है, इक्विटी हो, बॉन्ड हो या फिर कैश हो, ये सभी में लॉन्ग ओनली पोजीशन को हम कहते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये डन हो चुका है, हमें समझ में आ गया ऑल्टरनेटिव इसके डिफरेंट ही होने वाला है। ये ट्रेडिशनल है तो इससे जो भी डिफरेंट होंगे वो सब ऑल्टरनेटिव में आ जाएंगे। काइंड ऑफ ऐसा ही होगा। यही चीज आपको यहां समझाया गया कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये कोई एक इन्वेस्टमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। कई अलग अलग मोड्स में, कई अलग अलग व्हीकल्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट अ सिंगुलर इन्वेस्टमेंट, रेदर अ ग्रुप इन्वेस्टमेंट। तो पहला, इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट है। कैसे? विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, बट यस, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट है, एंड हेंस द नेम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स।
आप सोच ही सकते हैं ये नाम कैसे पड़ा होगा कि भाई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कर करके थक गए इन्वेस्टर्स, तो बोले यार और कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? एंड यस, दीज आर ऑल द डिफरेंट सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हियर। ये सारे ना फैंसी फैंसी नाम आपने सुन रखे हैं पहले से, जैसे कि वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स वगैरह वगैरह, ये सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के यूनिवर्स में आते हैं। दीज आर एक्चुअली ऑल्टरनेट्स टू द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड हेंस दे आर known as alternative investments in a group. Clear? चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स के साथ। ये फीचर्स ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप और भी डिटेल में पढ़ते रहोगे। ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो लेकिन और भी डिटेल में पढ़ते ही रहोगे। सो थ्रू आउट दिस रीडिंग आप बार बार कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हो। हर बार अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। सो प्रिपेयर रहिए कि ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। Let's get started. सबसे पहले फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में नंबर 1, these are actively managed. Now this is extremely important. समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना एक्टिव मैनेजमेंट ज्यादा होती है। यहाँ पे आमतौर पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कोई ना कोई फंड मैनेजर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। या तो कोई फंड मैनेजर होगा या फिर कोई एक एक्सपर्ट होगा बीच में जो कि आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होगा। क्लियर? तो ये एक तरह से एक्टिव मैनेजमेंट होने वाला है। ये इक्विटी के जैसा या म्यूचुअल फंड के जैसा एकदम भी सिंपल नहीं है जहां पे आपने बस मे बी निफ्टी पे पैसा लगा दिया। निफ्टी क्या इंडेक्स है, तो किसी इक्विटी इंडेक्स पे पैसा लगा दिया, करेक्ट, जिसे हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स होते हैं। तो पैसिव फंड्स में क्या होता है, मैनेजमेंट फी वगैरह ज्यादा नहीं लगती, इंसेंटिव फी का तो सवाल ही नहीं है, और ऐसे में पैसा आपने डाल दिया, वो अपने आप इंडेक्स को फॉलो कर रहा है एंड यू विल मेक मनी इफ द इंडेक्स मेक्स मनी। सिंपल। बट एक्टिव फंड्स में क्या होता है या एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, यहां पे देयर इज अ डेजिग्नेटेड मैनेजर और एन एक्सपर्ट हु इज डूइंग ऑल द ड्यू डिलिजेंस फॉर यू। आपके लिए वो सोच रहा है कि कहां क्या पैसे लगाने चाहिए, और वो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही इज इन्वेस्टिंग ऑन योर बिहाफ। तो ये एक एक्टिव मैनेजमेंट का एरिया है। जाहिर सी बात है अगर एक्टिव मैनेजमेंट होगा तो यहां पे फी थोड़ा हायर होगा। सो फी हियर विल बी हायर। क्या होगा, विल टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट वी हैव हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न and also we can expect positive alpha returns. Now what is this? सबसे पहले हायर रिटर्न्स यहां पे मिल सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे बहुत सारी और भी एडिशनल रिस्क है। इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव, ये क्लियर कट आंसर है इसका कि ट्रेडिशनल के मुकाबले ऑल्टरनेटिव इज वे मोर रिस्की। सो डेफिनेटली यहां रिस्क ज्यादा है, एंड इतना रिस्क है तो ऑब्वियसली हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मिलना चाहिए। The world knows this fact कि अगर आपने पैसे एक स्टार्टअप में लगाए वर्सेस एक फुल्ली मैच्योर्ड कंपनी में लगाए, तो चांस तो यार स्टार्टअप में पैसे बनाने के ज्यादा हैं, बट एट द सेम टाइम द रिस्क ऑफ लूजिंग योर मनी इन अ स्टार्टअप इज ऑल्सो वेरी हाई। सो रिस्क हाई है, रिटर्न भी हाई है, बट ऐसा माना जाता है कि यहां पे आप अल्फा जनरेट कर सकते हैं, यानी कि यू कैन जनरेट सुपीरियर रिटर्न्स देन द मार्केट, एंड वो सुपीरियर रिटर्न्स आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे एंड इट विल बी हायर एज वेल। सो यस, अल्फा इज पॉसिबल। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जनरेट हायर रिटर्न्स, तो इसके दो तर्क दिए जाते हैं। दो बेसिकली मैं कह सकता हूं इसके पीछे रीजनिंग समझाई जाती है। पहला रीजन है इलिक्विड सिक्योरिटीज, बिकॉज हियर द सिक्योरिटीज आर वे मोर रिस्कियर। इलिक्विड भी होता है, जैसे रियल एस्टेट की बात करते हैं। आपने अगर पैसा रियल एस्टेट में डाला है तो कई बार ऐसा होता है कि रियल एस्टेट में एकाएक मल्टीपल्स में कमाई होती है, कुछ लोगों को तो हो जाती है कभी कभी, ये हमेशा नहीं होता, बट अगर आपकी बहुत ज्यादा लक अच्छा है, आपकी ड्यू डिलिजेंस अच्छी थी, तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के दाम एकदम तेजी से बढ़े। तो अब एकदम तेजी से अगर आपने पैसे कमा लिए रियल एस्टेट में, तो वो किस वजह से है, वो इस वजह से भी है कि आपने पैसे लगाए थे रियल एस्टेट में, वो एक इलिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे पैसे लगाने पे बहुत जल्दी आप पैसे वापस कलेक्ट नहीं कर सकते। सो ये इलिक्विडिटी के बदले ही आपको वो हायर रिटर्न मिल रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रीमियम फॉर द एक्स्ट्रा रिस्क दैट यू हैव टेकन। ये है रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 ये भी है कि ये मार्केट्स इनएफिशिएंट मार्केट्स हैं। पहला, इस मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है। दूसरा, ये मार्केट्स में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। फॉर दैट रीजन, अच्छा, इंफॉर्मेशन असिमेट्री भी है। इसका मतलब ज्यादातर लोगों को बराबर इंफॉर्मेशन है भी नहीं इस मार्केट में। बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री, यहां पे मार्केट्स में वैल्यूएशन को लेकर के इनएफिशिएंसीज रहती हैं, और भी कई तरह की इनएफिशिएंसी रहती हैं, एंड इफ यू कैन एक्सप्लॉइट दोज इनएफिशिएंसीज इन योर फेवर, यू कैन मेक मनी एज वेल। तो वो भी एक तरीका होता है। दीज आर रीजनिंग एक्सप्लेन्ड व्हाई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ऑफर हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहां ज्यादा रिटर्न क्यों मिलता है, 2 रीजन है। ओके, नेक्स्ट, यहां डेरिवेटिव्स, लेवरेज और शॉर्ट पोजीशन का यूज एकदम आराम से होता है। ऑब्वियसली यू डोंट डू इट। आपके जो मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स चाहे तो डेरिवेटिव्स में पोजीशन ले सकते हैं, वो चाहे तो लेवरेज ले सकते हैं, और वो चाहे तो शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं।
अब ये सब के ऊपर में डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट हेज फंड्स, बट यस ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल हियर। और ये करने से ऑब्वियसली रिस्क बढ़ती है, डेरिवेटिव्स, लेवरेज और शॉर्ट पोजीशन तीनों में ही आपकी रिस्क बढ़ती है, तो यस वो रिस्क जो बढ़ती है उसकी वजह से एक्स्ट्रा रिटर्न बनता है। नेक्स्ट इज इलिक्विडिटी, हम इसके ऊपर में बात कर चुके हैं। यहाँ पे एसेट्स कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा लिक्विड हो। अगर आपने स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया तो कई साल का ना एक तरह का लॉक इन होता है, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द स्टार्टअप एज एंड व्हेन यू वांट। जब स्टार्टअप की वैल्यूएशन होगी तभी आपको पैसे मिलेंगे, प्रॉपर एक एग्जिट प्लान पे ही आपको पैसे मिलेंगे। सो ऐसे में इलिक्विडिटी इज अ मेजर कंसर्न। आप रियल एस्टेट में पैसे लगा लो, वहां पे भी इलिक्विडिटी है, पैसे लगाते ही आप अपने मर्जी से पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेल इट द मोमेंट यू वांट इट, करेक्ट। सो इलिक्विडिटी इज ऑलवेज देयर। नैरो मैनेजर स्पेशलाइजेशन, यानी कि यहां पे हर छोटी बात के लिए मैनेजर्स जो हैं स्पेशलाइज्ड हैं। सो समबडी स्पेशलाइजेस इन कमर्शियल रियल एस्टेट, देन समबडी स्पेशलाइजेस इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो यहां पे अलग अलग तरह के रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं और हर एक फील्ड पे आपको यहां पे एक एक्सपर्ट मिल जाएगा। सो यस द मैनेजर्स हियर आर नैरोली स्पेसिफाइड, और वो नैरो स्पेशलाइजेशन की वजह से उनकी फीस भी ऑन एन हायर नोट होगी। क्लियर? हायर मैनेजमेंट फी एंड इंसेंटिव फी एज वेल। यहां पे दो तरह की फीस चार्ज होगी, एक होता है मैनेजमेंट फी, यानी आपका पैसा आपके मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, दे विल मेक सम मनी आउट ऑफ इट, तो वो आपसे 2% फॉर एग्जांपल आपके इन्वेस्टमेंट पे कलेक्ट करेंगे। तो इफ यू हैव इन्वेस्टेड मे बी 10 करोड़ रुपीस, तो 10 करोड़ में से आप मान करके चलो उसका 2% 20 लाख रुपीस होता है, तो वो मैनेजर मैनेजमेंट फी के नाम पे लेगा एंड दैट टू एवरी सिंगल ईयर वो लगेगा। इसके अलावा अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कोई भी प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट का भी सर्टेन परसेंटेज विल बी एंजॉयड बाय द मैनेजर, दैट इज आल्सो नोन एज इंसेंटिव फी। डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, इनफैक्ट लास्ट लर्निंग आउटकम में तो इस पे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, सो देयर इज अ लॉट टू स्टडी, धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट, ये रेगुलेशंस यहां ज्यादा नहीं है, जैसे कि अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें, सेबी है वहां पे, करेक्ट। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वी हैव सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेट करता है इक्विटीज को, बट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स देयर आर नो सच रेगुलेटर्स इन प्लेस, तो ऐसे में लेस रेगुलेशंस इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव लेस ट्रांसपेरेंसी एज वेल, बिकॉज यहां रेगुलेशन ज्यादा नहीं है तो ज्यादा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नेचुरली कम है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट, जितना इजीली आपको डेटा मिलता है किसी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का, इतना इजीली यहां पे आपको डेटा मिलेगा भी नहीं। जैसे स्टॉक्स का डेटा निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम, करेक्ट। आप चाहो तो कोई भी सोर्स से वो डेटा ऑब्टेन कर सकते हो, इट कैन बी एनएससी, बीएससी, मनी कंट्रोल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले रहा हूं एंड आई नो कई लोग ऐसे भी देख रहे हैं अभी इस वीडियो को जो इंडिया से नहीं भी है, does not really matter, आप ये सारे एग्जांपल्स खुद के लिए इमेजिन कर सकते हैं। इट कैन बी फॉर कनाडा, अमेरिका, सब जगह के लिए ये लागू हो सकते हैं, करेक्ट। दुबई, सिंगापुर, सब जगह। सो जहां पे भी हो वहां पे ये समझते हुए चलिएगा कि यस ये जो डिफरेंसेस हैं कि भाई डेटा बहुत इजीली इक्विटीज का तो मिल जाता है, बट इफ यू वांट डेटा फॉर मे बी अ हेज फंड और मे बी फॉर प्राइवेट इक्विटीज, the data will not be readily available and for that reason less availability of data is a major concern here. इसके वजह से क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा statistical analysis नहीं कर सकते, and even if you are doing some data analysis you are not very sure about the reliability of that data as well. वो data की reliability पे भी थोड़ा सा आपको है टेंशन है। इसके अलावा यूनिक लीगल इश्यूज होते हैं और टैक्स कंसिडरेशंस होते हैं, ये काफी अलग होते हैं। जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल हियर, रीट्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग टैक्स का क्लॉज होता है। अगर रीट्स ने कमाए हुए रेंटल्स पे, अब रीट्स कुछ होता है, ठीक है, एक बार के लिए बस ऐसा समझो, रीट्स इज अ काइंड ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहां पे जितना भी रीट्स ने कमाया अगर उसका 90% वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं एज डिविडेंड्स तो उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। Now this is interesting. तो इस तरह के कई सारे आपके सामने क्लॉजेस आएंगे, तो ये यूनिक टैक्स क्लॉजेस पहचान है। ऑल्टरनेटिव में जगह जगह टैक्स कंसर्न्स होंगे। देन वी हैव स्ट्रैटेजीज किसी भी तरह की बन सकती है, कोई बंदिशें नहीं है। सो इफ द मैनेजर विशेस कि उसको स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, वो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट चाहे जहां कर सकते हैं। सो यू हैव गिवन योर मनी टू एन इन्वेस्टर, द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। वो चाहे तो स्टॉक भी खरीद ले, बॉन्ड भी खरीद ले, डेरिवेटिव्स भी ले ले, करेंसीज भी ले ले, उसको जो मर्जी वो ले सकता है। इलिक्विड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड फाइनली, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छा आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट देता है, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वन सिंगल थिंग एंड दैट इज लो कोरिलेशन। एज यू might remember, correlationship is a measure that
बेसिकली एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप कि दो वेरिएबल्स आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या फिर नेगेटिवली. सो इफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट इन अ नेगेटिव नंबर, तो ये समझ लेना कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो दोनों आपस में नेगेटिवली यानी इनवर्सली रिलेटेड हैं. एंड दिस एग्जैक्ट थिंग हैपेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. तो ऐसे में जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, ऑल्टरनेटिवली विल काइंड ऑफ अंडर परफॉर्म. एंड जब आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में बहुत तेजी से गिरावट आएगी, तब कहीं ना कहीं आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आपको बचा लेंगे. सो दिस इज द मैजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशनशिप बिटवीन ऑल्टरनेटिव एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. हाँ, अब यहाँ पे एक बात और है, ये जो लो कोरिलेशन वाली बात है, अब कई बार ये आपके साथ धोखा हो भी सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया मे बी रियल एस्टेट में ये सोच करके कि कल को इक्विटी मार्केट क्रैश हो गया तो कम से कम मेरा थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में रहेगा, तो आई विल डू गुड, तो मेरा पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बचा हुआ रहेगा. बट समटाइम्स दैट मे नॉट हैपन एज वेल. कभी कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिस्क आ जाए, पूरी कंट्री पे आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल रिस्क आ जाए, तो पॉलिटिकल रिस्क आने पे या कोई बहुत ही मेजर मैं कह सकता हूं एक कोई भी ऐसा इंपैक्ट आए या फिर क्राइसिस सिचुएशन आए, तो उस समय आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स में गिरावट आती है. ठीक है, आपके घरों के दाम भी गिर रहे हैं, इक्विटीज भी गिर रहे हैं. सो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को डाइवर्सिफिकेशन बचा लेगा. क्राइसिस के टाइम पे ये जो लो को रिलेशनशिप है, ये सारा चीज इररिलेवेंट हो जाता है. सो बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्टिव था, मेरे को डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करना है रियल एस्टेट में, दैट माइट नॉट हेल्प यू व्हेन देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन. सो वन थिंग दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड, ये हर जगह होगा, इट्स नॉट जस्ट फॉर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. आप कहीं पे भी देख लो, इवन इफ द कोरिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज इज लो, लेकिन जब क्राइसिस आएगा तो इतना हाई हो जाएगा, वो भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, तो कोई भी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको खास मिलेगा नहीं. दैट यू शुड कीप इन माइंड. ये बात हालांकि यहाँ पे पूरी डिटेल में लिखी हुई है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस होने पे आप देखोगे कि ये कोरिलेशनशिप बढ़ना शुरू कर देगा एंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स कम होना शुरू हो जाएगा. Okay, till here I've taught you almost every single word, every single line. That is how we teach, correct? तो ये तो चलेगा ही. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हियर. किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स. फर्स्ट वी कैन इन्वेस्ट इन हेज फंड्स. नाउ व्हाट इज हेज फंड? मैं हेज फंड को ना बहुत ही आराम से ये समझाता हूं कि हेज फंड और कुछ नहीं, अमीरों का म्यूचुअल फंड्स है. वो आर अमीर हेयर. अमीर है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो एक बार में 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं. हमारे जैसे नहीं हजारों में या लाखों में, बल्कि ये लोग इन्वेस्ट ही करते हैं एक बार में करोड़ों में. Now these people can actually go on to invest their money into hedge funds. hedge fund pool of funds ही होते हैं जहां पे अलग अलग लोग एक मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं अपनी तरफ से, विच इज वेरी हाई, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीस होते हैं. सो वो सारे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स मिल करके इस फंड में अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और उस फंड को मैनेज करते हैं हेज फंड मैनेजर. अब हेज फंड मैनेजर का काम यही है कि उस पैसे को अलग अलग स्ट्रैटेजीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे जहां उसकी मर्जी, जो उसकी स्कीम में मेंशन्ड है उसके हिसाब से, एंड जो भी प्रॉफिट्स आए उस प्रॉफिट्स में से इंसेंटिव फी चार्ज करने के बाद बाकी सारा शेयर होल्डर्स के हवाले करे. करेक्ट. सो दीज आर हेज फंड्स. हेज फंड्स फिर से कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है. इट इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड में भी सेम होता है. रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड के मैनेजर डिसाइड करते हैं पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं. करेक्ट. हेज फंड में भी सेम चीज होगा, बट डिफरेंस इज हियर sophisticated investors are investing in a pool of funds. That pool of funds is being managed by the hedge fund manager. मैनेजर की अपनी स्पेशलाइजेशन है और उस स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे मैनेजर विल इन्वेस्ट द मनी इन वेरियस सिक्योरिटीज एंड मे बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोजीशंस. तो ये सब यहाँ पे होगा, इसे हम कहते हैं हेज फंड. यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेज फंड नंबर 1, इट इज अवेलेबल ओनली टू सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स. करेक्ट. नंबर 2, ये म्यूचुअल फंड जैसा ही है. यू हैव पूल ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हियर एंड यस, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल से काफी डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे. सो यू कैन नॉट कंपेयर हेज फंड 1 विद हेज फंड 2 मेयरली बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर हेज फंड्स. नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों हेज फंड्स की हो सकता है स्ट्रैटेजीज एकदम डिफरेंट हो. एक हेज फंड हो सकता है कि सिर्फ डेरिवेटिव्स में पोजीशन ले, एक हेज फंड हो सकता है सिर्फ इक्विटीज में पोजीशन ले. तो ऐसे में हेज फंड्स की स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं एंड दीज आर नॉट कंपेरेबल in a very blank manner. ठीक है, एकदम ब्लैंकली आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे कि चलो दोनों हेज फंड ही तो है तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. सो दैट कंपैरिजन कैन नॉट बी ड्रॉन हियर. नंबर 2, प्राइवेट इक्विटी फंड. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जिसकी इक्विटी आप खरीद रहे हो लेकिन प्राइवेटली, तो वो प्राइवेट इक्विटी फंड हो जाता है.
तो यहां पे क्या होगा, आपने इक्विटीज खरीदी हैं या तो किसी प्राइवेट कंपनी की या फिर मैं किसी पब्लिक कंपनी की, विद द इंटेंशन कि आप उस कंपनी को पब्लिक नहीं रहने दोगे, आप उसे प्राइवेट कर लोगे, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोजिटली देयर इज अ स्मॉल कंपनी, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है या इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक स्टार्टअप है तो इसको अभी और एक्सपीरियंस और पैसे की जरूरत है। तो आपने एज अ वेंचर कैपिटल आपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए उस स्टार्टअप में। क्या ये भी प्राइवेट इक्विटी के अंदर आता है? हाँ, ये प्राइवेट इक्विटी के अंदर ही आता है। वहीं पे दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि एक कंपनी है जो कि फिलहाल बहुत बुरी हालत में है, मे भी बहुत ज्यादा डेट है उस कंपनी पे जो कंपनी चुका नहीं पा रही है। इस कंपनी में जो डिस्ट्रेस चल रहा है तो उस समय आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस कंपनी में, कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसकी इक्विटी खरीद करके लोन वगैरह चुका करके कंपनी को री इंजीनियर करके कंपनी को वापस खड़ा कर सकते हैं। अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट में यू आर नॉट बाइंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट और मे बी पब्लिकली, आप ये सारे शेयर्स प्राइवेटली खरीदते हैं थ्रू डायरेक्ट नेगोशिएशन विद योर कंपनीज, एंड उनको जब आप खरीदते हैं तो इसे हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स। सो अवर ऑब्जेक्टिव हियर इज कि हम यहां पे एक फंड बनाएं, ये फंड में जो पैसे रहेंगे उससे हम कंपनियों के इक्विटी को खरीदें। अगेन ये फंड बनाने में पीछे कौन है? सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हु विल पुट इन देयर मनी इनटू दिस पूल ऑफ एसेट्स और पूल ऑफ फंड्स। इस पूल ऑफ फंड्स को मैनेज करेंगे प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स, जो कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कंपनी को खरीदना चाहिए और कौन सी को नहीं। सो दैट विल बी कवर्ड अप इन प्राइवेट इक्विटी फंड्स। डिटेल्स आर कमिंग अप. So companies that are not publicly traded, or maybe companies that are publicly traded but the company intends to take them private. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस तरह की कंपनियों में. Then we have real estate. सब लोग जानते हैं रियल एस्टेट क्या होता है, but the only difference is कि यहाँ रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज कवर होती है. So if you have invested your money in residential, that is good. कमर्शियल में भी कर सकते हो, तो वेयर हाउस भी खरीद सकते हो और किसी घर को भी खरीद सकते हो. इसके अलावा रियल एस्टेट बैक डेट भी कुछ होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो यस, ये है वेरियस मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वेयर यू कैन पार्क योर मनी इनटू रियल एस्टेट. नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट डेट. प्राइवेट डेट अगेन वेरी सिंपल, किसी को लोन देना, ठीक है, किसी को उधार देना, ये भी प्राइवेट डेट में आएगा. इसे प्राइवेट डेट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन डिबेंचर्स हियर, यू आर प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट लोन हियर. करेक्ट. सो हियर यू आर प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट लोन टू कंपनीज. अब ये कंपनी कैसे भी हो सकती है, इट कैन बी अ स्टार्टअप, इट कैन ऑल्सो बी अ कंपनी जो कि बैंक्रप्सी के बहुत करीब है. सो हर तरह की कंपनी को आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको लोन दे सकते हैं. दीज आर नोन एज प्राइवेट डेट. नेक्स्ट वी हैव कमोडिटीज. कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है गोल्ड, ग्रेन्स वगैरह वो सब. अब यहां पे आप गोल्ड ग्रेन्स में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आप फिजिकली भी कर सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट थ्रू कमोडिटीज डेरिवेटिव्स एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन कंपनीज विच प्रोड्यूस दीज कमोडिटीज. एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइटन. आपको गोल्ड में आप बहुत बुलिश हो तो आप टाइटन का शेयर भी ले सकते हो. व्हाई? बिकॉज टाइटन का मेन बिजनेस है ज्वेलरी, और ऐसे में अगर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो टाइटन को फायदा होना चाहिए. सो यस, यहां पे आप देख सकते हैं कि इक्विटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग फर्म्स भी आप खरीद सकते हो. इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं. अगर हम शुगर पे बहुत ज्यादा बुलिश है तो बलरामपुर चीनी खरीदी जा सकती है. करेक्ट. अगर हम कोल पे बहुत ज्यादा बुलिश है, वी कैन बाय कोल इंडिया, एंड सिमिलरली बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो अगर आप किसी भी कमोडिटी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं. या तो उस कमोडिटी को ही खरीद लो, या फिर मैं खरीद लो उसके डेरिवेटिव्स को, या फिर मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कंपनी उस तरह की कमोडिटी को बनाती हो. नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. टॉकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. दीज आर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह. एंड यहीं पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा फार्मलैंड एंड टिम्बरलैंड इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं. फार्मलैंड यानी कि खेतीबाड़ी वाली जगह, आप चाहो तो एक एग्रीकल्चरल लैंड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें खेती एक्चुअल में होती हो. इसका फायदा यह है कि एक तो उस जमीन का भाव बढ़ेगा, दूसरा जो खेती हो रहा है वो भी तो बिकेगा. सो यस, तो वहां पे एक फार्म लैंड में इन्वेस्ट करने का अपना एक एडवांटेज हो सकता है. ये बातें यहां लिखी हुई है कि नंबर 1, आप यहां पे इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो बाय लीजिंग आउट टू फार्मर्स. फार्मर्स को या तो आप दे दो लीज पे, तो आपको रेंटल्स मिलते रहेंगे. इसके अलावा आप क्रॉप्स खुद वहां पे रेस कर सकते हो, आप लाइव स्टॉक को रेस कर सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो और उसके बाद सेल कर सकते हो. सो यस, ऑल ऑफ दैट कैन हैपन इन अ फार्मलैंड. टिम्बरलैंड डिफरेंट है. टिम्बरलैंड में क्या होता है, आप वहां पे टिम्बर ग्रो करते हो और वो टिम्बर आगे जाकर के जब बड़ा हो जाता है आप उसे हार्वेस्ट करते हो, यानी कि वही जो लंबर है उसको बेचते हो, तो उसके भी पैसे मिलते हैं.
अगेन टिम्बरलैंड पे भी दो तीन चीजें जो मैटर करती है। नंबर वन, फॉरेस्ट फायर वगैरह ना एक बहुत बड़ा रिस्क मैटर रहता है, बट इसके अलावा ये बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट होती है। टिम्बर डज नॉट ग्रो इन 1 day 2 day और मे बी अ ईयर, काफी लंबे समय में ये ग्रो होता है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली प्लॉ बैक द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट लैंड। इसके अलावा जमीन का भाव, जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा टिम्बर, उसका भाव, ये सारी चीजें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिटर्न्स को इफ यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इनटू टिम्बरलैंड। फाइनली वी हैव अदर्स एज वेल, जिसमें टैंजिबल्स एंड इंटैंजिबल्स सब आ जाते हैं। अब अलग तरह के एंटीक्स वगैरह ये सब भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कवर होते हैं। ये टैंजिबल हो या फिर इंटैंजिबल, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। Clear? So that was it. That was the basics of alternative investments. Alternative investments क्या है, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग है, कितनी लिबर्टी है, क्या रिस्क है, क्या नहीं है, और कितने टाइप्स के हैं, सब तो हमने पढ़ लिया। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। लर्निंग आउटकम ए यहाँ पे होता है कंप्लीट, साथ ही ये वीडियो भी यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मजा आया और ऐसा लग रहा है कि यार फ्लो बन रहा है हमारा, हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 2। करेक्ट? सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड प्लीज पढ़ाई करिए, एंड वक्त है और अगर ताकत भी है, प्लीज स्टार्ट द सेकंड पार्ट इमीडिएटली।